हेलो, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद एज। हम लोग अभी बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये अगला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स आखिर है क्या चीज़? जैसे हम अपने घर में अलमारी रखते हैं और अलमारी में हर चीज़ समेट के रखते हैं सीरियल के अनुसार। कपड़ों का अलग, जूते अलग, और अन्य सामान अलग अलग, बिल्कुल, ताकि ढूंढने में आसानी रहे। बिल्कुल इस तरीके से शेड्यूल्स भी ऐसा ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें फिक्स है। ओके। और आगे बढ़ने से पहले हमारे टॉपिक पे, अगर आपको इस लेक्चर से के बारे में कोई भी क्वेरी है तो हमारे फेसबुक पेज पे जाके पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूँ, शेड्यूल्स क्या होते हैं, एक तरह से अलमारी की तरह काम करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे हर चीज़ अलग अलग समेटी गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल में। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल, पहला शेड्यूल जो है इसमें बताया गया है स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। जितने भी स्टेट हैं इंडिया में और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, और सबका कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, बाउंड्रीज है, सब कुछ ही हमारे शेड्यूल फर्स्ट में आती है। ओके। तो अगर हमें कुछ भी हमारी बाउंड्री चेंज होती है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। ये अभी अभी हुआ था, आपको याद हो, 5 अगस्त 2019 को, जब हमारा यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू कश्मीर, तब ये फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया गया था। सेकंड शेड्यूल, इसमें जितनी भी सैलरीज होंगी किसकी, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, चीफ जजेस ऑफ कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा के स्पीकर और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में सीएजी भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन को, इन सब की सैलरीज के बारे में बताया गया है कि इस, और अगर सैलरीज बढ़ानी है, चेंज करनी है, तो हमें सेकंड शेड्यूल को चेंज करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। अब बारी आती है थर्ड शेड्यूल की। जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, संवैधानिक पद पर कोई इंसान बैठता है तो उससे पहले उसको शपथ लेना होता है। तो वो क्या शपथ लेगा, ये हमारे थर्ड शेड्यूल में है। फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल सिंपल है, राज्यसभा से रिलेटेड है। हर हर राज्य से एक सीट आती है राज्यसभा को, एक सीट या एक फिक्स नंबर ऑफ सीट, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, फिक्स नंबर ऑफ सीट्स आती है राज्यसभा को। किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, ये फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। तो अगर हमें राज्यसभा की सीटें चेंज करनी है, बढ़ानी है, घटानी है, तो ये इसके लिए फोर्थ शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, याद रखिए। अब आ रही है फिफ्थ शेड्यूल। हमारे जो कंट्री है, इसमें सिविलाइजेशन कहीं कहीं है, कहीं कहीं जंगल है, तो कहीं कहीं ऐसा है कि ट्राइबल एरियाज भी हैं। ट्राइबल एरिया के अपने नियम होते हैं, अपने नियम कायदे से चलते थे वो लोग शुरू बहुत समय से। तो जब इंडिया को यूनाइट किया गया था, जो हमारा भारत संघ बनाया गया था, तब उस समय यही प्रॉब्लम आ रही थी कि ट्राइब्स थे, उनको चिंता थी कि कहीं उनके अपने जो ट्रेडिशंस थे वो ख़त्म ना हो जाए। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फिफ्थ शेड्यूल के नाम पे उन सभी ट्राइब्स को गारंटी दी कि आपके जो ट्राइबल लॉज हैं उन्हीं को माना जाएगा, और अगर कहीं पर भी ट्राइबल लॉ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब कि अंतर पाता है, तो वहाँ पे ट्राइबल लॉ ही माना जाएगा, वहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना जाएगा। ये है फिफ्थ शेड्यूल। इसमें बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि मणिपुर, असम, मेघालय, इन सब में ऐसे लॉज हैं। जैसे नागालैंड पीपल्स जो है मणिपुर और नागालैंड में, वो अपने लॉज के अनुसार चलते हैं, अपने जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से। अब सिक्स शेड्यूल। अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज हमने फिफ्थ में पढ़ा था, लेकिन उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा,
ये है सिक्स शेड्यूल में। और बेसिक डिफरेंस क्या है, फिफ्थ शेड्यूल जो है पूरी कंट्री के लिए वर्क करता है, लेकिन जो सिक्स शेड्यूल है ये स्पेशली आम AMTMA के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल, सिक्स शेड्यूल सिर्फ इनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा हैं और इन सब के अलग अलग लॉज हैं। अब बात करते हैं सेवन्थ शेड्यूल की। सेवन्थ शेड्यूल बेसिकली बताया गया है कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट बात कर सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे यूनियन बात कर सकती है। बात करने का मतलब है यहाँ पे लॉ बना सकती है। और एक लिस्ट ऐसी है जो दोनों के बीच में शेयर्ड है। हालांकि अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया और सेंट्रल ने कोई लॉ बनाया तब वहाँ पे कंडीशन अलग हो जाती है। तो सेवेंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट बनाए गए। यूनियन लिस्ट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, 97 सब्जेक्ट्स है टोटल, 97 सब्जेक्ट्स है टोटल। ओके। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, 66, 66, टोटल 66 सब्जेक्ट्स पे स्टेट्स बनाती हैं। और एक बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट पे। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, ये ऐसी लिस्ट है जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लॉ बना सकते हैं। अभी तक हमने देखा था स्टेट लिस्ट में, जैसे लैंड है, लैंड के बारे में कोई भी लॉ बनाना हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल में आता है। और यूनियन की बारी है तो जैसे सिटीजनशिप वगैरह जो लॉज हैं ये सब बनाने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं। फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी इंडिया की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब के ऊपर लॉ बनाने हैं तो ये सब के सब यूनियन लिस्ट पे आते हैं। जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें दोनों की बारी आती है, जहाँ पे दोनों लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड भी होते हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी है, हमारे पास CBSE भी है। तो इसका मतलब यहाँ यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया है स्टेट ने जो यूनियन के बनाए हुए लॉ से अलग है तो वहाँ पे यूनियन के लॉ को ही फॉलो किया जाएगा। आपको मैंने बताया था ना, आपको याद हो शायद पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये क्वासी फेडरल है। मतलब लगता है कि फेडरल कंट्री है लेकिन मैक्सिमम पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो ये उसी को फॉलो करता है। टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं। ओके। एट शेड्यूल डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। टोटल 22 भाषाएं हैं जो एट शेड्यूल में डाली गई हैं और इन्हीं भाषाओं को हम लोग ऑफिशियली यूज़ करते हैं स्टेट्स में भी और कहीं पर भी इंडिया के अंदर। ओके। ये असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 2004 से पहले तक सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थे, बाद में इसमें 6 लैंग्वेजेस और ऐड की गई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है। ओके। केशवानंद भारती केस से पहले नाइन्थ शेड्यूल जो था ये एक सेफ बॉक्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसमें जो भी चाहे रूल बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको से नाइन्थ शेड्यूल में डाल देती, तो उस पर जुडिशरी का कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई जुडिशरी इस पे इस लॉ को चेंज नहीं कर सकती, यानी जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट नहीं माना गया था। तो इससे क्या हुआ कि जब हमारी गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन करने आई थी, जमीन अधिग्रहण, रोड टैक्स, इन सब चीज़ों में, तब उनको बड़ी आसानी हुई उस मतलब कि डेवलपमेंट काम में, ताकि अब वो आसानी से किसी से भी लैंड ले सकती थी, रोड टैक्स और रेलवे वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती थी। लेकिन अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हो जाता तब ये नहीं हो कर पाती। हालांकि केशवानंद भारती केस 1971-1972 में जब ये आया था तब से जुडिशरी का भी इस पर कंट्रोल हो गया था। अब बात करते हैं 10th शेड्यूल की। 52nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया था। 8 शेड्यूल तक तो शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तभी 8 शेड्यूल बनाए गए थे। 9th 10th 11th 12th 4 शेड्यूल जो है अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं।
टेंथ शेड्यूल डील किससे करता है? टेंथ शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कब कब किसी एमएलए को या एमपी को निकाला जा सकता है या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसकी सीट से। ओके, उस समय 85 के करीब बहुत ये होता था कि मतलब पार्टी, आप इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत गए, बाद में आपने पार्टी चेंज कर ली, तो होता क्या था कि पार्टी पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता था, पार्टी पे भी और लोगों पे भी। इंडिया में अभी भी कल्चर यही था कि पार्टीज देखकर ही लोग वोट देते थे, और अभी भी है यही बात, ज़्यादातर जगह पे तो यही होती है। तो इसको रोकने के लिए 10th शेड्यूल ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें बताया गया था कि कब कब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को यानी कि विधायक को निकाला जा सकता है, उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था। 10th वाला कौन सा था? 52nd, और 9th वाला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिए बात। इसमें क्या था, जब हम 1992 में इंडिया में पहली बार पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, तो दो हिस्से बांटे गए थे, पंचायत और म्यूनिसिपल। तो 11th और 12th शेड्यूल बनाए गए थे। 11th शेड्यूल बताता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे पंचायत अपना काम कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, और पंचायत का स्ट्रक्चर कैसे होगा। 12th जो शेड्यूल है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से और म्यूनिसिपल पार्टी से ही डील करता है। ओके, और 11th और 12th शेड्यूल में एक बात और, लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर का मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधानसभा है राज्यों की, वो किन किन सब्जेक्ट्स पे पंचायत में या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लॉ बना सकती हैं, ये बात करता है 11th और 12th शेड्यूल। तो हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है, ये वीडियो अब ख़त्म है। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिए, हम ट्राई करेंगे आपका आंसर देने के लिए। थैंक यू।